तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस कुछ भी चुन लो, एक्स डिस्टेंस पे कि कोई पॉइंट है यदि पी, तो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया था वो आया था के क्यू अपॉन एक्स, और ये स्केलर क्वांटिटी यहाँ डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब यदि हम देखें तो इस पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो सारे पॉइंट्स पे तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम के क्यू बाई एक्स। तो सोचो उन सारे पॉइंट्स को यदि तुम ज्वाइन करते हो तो एक स्फीयर फॉर्म होगा, एक स्फीयर ऐसा फॉर्म होगा, कुछ ऐसा स्फीयर फॉर्म होगा जिसका रेडियस क्या होगा, x। तो इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे तुम यदि पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, यार किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे यदि हमें पोटेंशियल लिखना है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन एक्स, क्योंकि हर एक पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर होगा, x, और x डिस्टेंस पे कहीं पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स ही होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ डायरेक्शन भी नहीं देखना है तुम्हें, सिर्फ क्या लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये क्या है बच्चों, एक स्फीयर है। हमने इस चार्ज को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ किया, तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, और ऐसे सरफेस को जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे आगे चल के अभी और हम लोगों को पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस के प्रॉपर्टीज़ होते हैं वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें बता दिए कि आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का सिंपल मीनिंग हो गया कि उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चों, सेम होगा, इसलिए उसको नाम दिया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब सोचो, ठीक है, हमने मान लिया कि चलो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्योंकि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम। अब मान लो तुमसे इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एक पॉइंट है इस सरफेस पे, एक पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है इस सरफेस पे बी। एक चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q, इस चार्ज पार्टिकल को हम इस पॉइंट ए से उठाते हैं और इसे ले जाकर रख देते हैं कहाँ पे, बी पॉइंट पे। पॉइंट ए से ले जाकर कहाँ रख देना है, बी पॉइंट पे। अब तुमसे पूछा जाता है कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग पॉइंट चार्ज Q from point A to B। कितना वर्क करना पड़ेगा, इस स्फीयर के एक पॉइंट से उठाया और दूसरे पॉइंट पर ले जाकर रख दिए, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, है ना। सोचते हैं जरा इस पर। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, रेस्ट में ही रहेगा। तो जो भी एक्सटर्नल वर्क डन होगा, ये बहुत बार ये बात आ चुका है, वो क्या देगा तुम्हें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
है ना। अब वर्क डन बाय फील्ड यदि तुमसे पूछता है वर्क डन बाय फील्ड, या कहता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तब वो होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बता चुके हैं वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमसे तो पूछा गया है ये एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स यहाँ से उठाकर और इस जगह पर ले जाकर रखेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे Q टाइम्स चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यदि दो पॉइंट के बीच एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो Q टाइम्स चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब सोचो जब तुम A से B पर लेकर जा रहे हो तो तुम्हें पता है कि A और B दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या बच्चों, तो KQ/R, यानी कि A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। इसका मतलब है कि वर्क डन जो हो जाएगा इन मूविंग, है ना, बिटवीन दिस टू पॉइंट्स A एंड B, ये वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों, 0। ये वर्क डन आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा V जो हो गया चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या हो गया, 0, क्योंकि दोनों पॉइंट का तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अब इस स्टेटमेंट को माइंड में सेट कर लो कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल्स टू 0, है ना। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तुम उस सरफेस के दो पॉइंट के बीच यदि चार्ज को मूव कराते हो तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा, 0 आना भी चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट यदि उसी सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, हाँ वैसा नहीं कि एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेकर चले गए, तब तो डिफरेंट हो जाएगा ना। सेम उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, है ना, ये क्या है, एक ही सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट के बीच यदि तुम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा क्या होगा, इक्वल्स टू 0। ये एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, है ना। दो वैसे पॉइंट के बीच यदि मूवमेंट कराया जाता है जहाँ के दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो ऑब्वियस सी बात है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम माइंड में सेट कर लो। खैर चलो, तो एक चीज़ और यहाँ से क्लियर हो गया कि पॉइंट चार्ज के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होते हैं वो कैसे बनते हैं, स्फेयर बनते हैं। बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम बना सकते हो, जैसे देखो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, जैसे मान लेते हैं ये जो है वो R डिस्टेंस पे है ना। तो अब इस सरफेस पे कहीं भी तुम कोई पॉइंट लोगे, जैसे यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं C, तो C पॉइंट का यदि हमें पोटेंशियल लिखना होगा तो वो हो जाएगा KQ/R। अब इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल तुम्हें क्या मिलेगा, KQ/R, हर जगह पे पोटेंशियल होगा KQ/R, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट चार्ज के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं वो कैसे होते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, है ना, जिसका सेंटर क्या होता है वो पॉइंट चार्ज होता है। अब तुमसे कोई कह दे कि A से C पे किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर आ गए तो क्या वर्क डन 0 होगा, नहीं, अब 0 नहीं होगा, क्योंकि A और C का पोटेंशियल सेम नहीं है। A का पोटेंशियल है क्या, KQ/X, है ना, पॉइंट A का पोटेंशियल KQ/X और पॉइंट C का पोटेंशियल KQ/R, तो इस बार वर्क डन 0 नहीं होगा। इस बार हम इस तरह से लिख देंगे VC माइनस VA इंटू Q, आ जाएगा वर्क डन। तो दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच जब मूवमेंट कराएंगे तो वर्क डन 0 नहीं होगा। सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यदि मूवमेंट कराते हो तो वर्क डन 0 होगा। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग कैलकुलेशन किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीखे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किए थे उसी तरह से तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आ जाओ उससे कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे हमने रिंग के केस में कैलकुलेट किया था तो यहाँ भी तुम्हें कैलकुलेट करना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ड्यू टू यूनिफॉर्मली
है ना। रिंग वहाँ पे भी हम लोगों ने कैसा लिया था, यूनिफॉर्मली चार्ज था। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो रिंग बनाया जाए। चलो एक रिंग हमने बना दिया। अब इस रिंग के एक्सिस पे कैलकुलेशन जो भी होता है बच्चों, रिंग के एक्सिस पे ही होता है। तो इस रिंग का एक्सिस ड्रॉ कर दो। ये मान लो हो गया, ये रिंग का एक्सिस है ना, जो कि सेंटर से पास होगा। ठीक है, ये हो गया अपना एक्सिस। ये सेंटर पॉइंट, सेंटर से वो कहता है कितने डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद करो, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था एक्सप्रेशन, तो शायद ही किसी को याद होगा। तो सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों स्केलर क्वांटिटी होता है, बार बार कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का एकदम सोचना भी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा। अब ये जो रिंग है मान लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से, ये कुछ इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज है। टोटल चार्ज इस पर Q है और इस रिंग का रेडियस तुम्हें दिया हुआ रहेगा जैसा कि दिया रहता था पहले। रिंग का रेडियस r है। रिंग के सेंटर से उसके एक्सिस पे एक डिस्टेंस x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कॉन्सेप्ट वैसा ही चलेगा बच्चों। पॉइंट चार्ज की वजह से हमें कैलकुलेट करना आता है, तो हम क्या करेंगे कि रिंग पे यहाँ एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेंगे। मान लेंगे कि इस पोर्शन पे चार्ज कितना है टोटल dq। अब इस dq चार्ज से जो पॉइंट P है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो तुम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। यदि इस डिस्टेंस को हम स्मॉल r एज्यूम करते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट, हमें गिवन टर्म्स क्या है x और कैपिटल R, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ओके, तो इस dq से ये पॉइंट P जो है, अब यहाँ पे ये नहीं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब था तो हमने डायरेक्शन भी शो किया था कि इस डायरेक्शन में है, बट चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो यहाँ तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल मैग्नीट्यूड ही सिर्फ होता है इसमें। तो P पॉइंट पे इस dq चार्ज की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा k dq, है ना। क्या होता है kq बाई x। तो इस dq से पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r, जो कि है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसी को जब तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हें नेट पोटेंशियल P पॉइंट का मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखो K तो कांस्टेंट टर्म ही है, एक्स आर सब कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट, r रेडियस है वो भी कांस्टेंट, तो सब बाहर आ जाएगा। dq का इंटीग्रेशन होगा तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, q टोटल चार्ज। ये हो जाएगा KQ अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिंग के केस में सेंटर से x डिस्टेंस पे, है ना। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे KQ अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, तो रिंग के सरकमफ्रेंस से पॉइंट P का डिस्टेंस, है ना। तो ये कुछ पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला तुम्हें दिख रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि रिंग का हर एक सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट जो होगा, इस रिंग के सरकमफ्रेंस का हर एक पॉइंट जो होगा वो इस P पॉइंट से r डिस्टेंस पे ही होगा, स्मॉल r, ठीक है। इसीलिए KQ बाई R जनरली ये फार्मूला यूज होता है ना, रेडियस ऑफ रिंग और इस x के टर्म में होता है। तो KQ अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यदि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद हो तो KQ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2 आया था, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन होगा इन केस ऑफ रिंग। अब देखो रिंग पे भी क्वेश्चन तुम्हें दिया जा सकता है कि वर्क डन वगैरह कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, ठीक है। सेंटर से एक एक्सिस ड्रॉ करो, एक सेकंड।
ये मान लो इसका एक्सिस है, ठीक है, और ये जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। टोटल चार्ज पे Q दिया गया है। अब इस एक्सिस पे दो पॉइंट है बच्चों, एक यहाँ पे, इस पॉइंट से एक स्मॉल चार्ज Q को रिलीज कर दिया गया, ठीक, पॉइंट ए से। चूँकि ये भी पॉजिटिव, ये Q भी पॉजिटिव, दोनों सिमिलर नेचर का है बच्चों, है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस Q इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे रिपेल करेगा, इसकी वजह से ये मूव करना शुरू करेगा। तो जब ये पॉइंट B को क्रॉस कर रहा होगा, जब ये पॉइंट B को क्रॉस कर रहा होगा, उस वक्त कितने स्पीड के साथ वो पॉइंट B को क्रॉस करेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 2 पॉइंट चार्ज केस में एक पॉइंट चार्ज को फिक्स रखा गया था, दूसरे को रिलीज किया गया था, बट यहाँ पर पॉइंट चार्ज ना देकर क्या दिया गया है तुम्हें, एक है रिंग, दूसरा उसके एक्सिस पे चार्ज है। अब हम पहले बता चुके हैं तुम्हें कि जब भी इस तरह से स्पीड वगैरह का कैलकुलेशन हो इलेक्ट्रोस्टैट में, तो तुम्हारा दिमाग एनर्जी कंजर्वेशन पे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा भाई, तो इसलिए बात है, ये तुम्हारा पॉइंट ए और बी इन्हीं के बीच कराना है, ये इनिशियल जहाँ से रिलीज़ किया गया और बी जहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन करना है। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। सिंपल इक्वेशन, हाँ, बट टर्म लिखना पड़ेगा। तो अब ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कैसे लिखें। 2 पॉइंट चार्ज के लिए तो हमें लिखना आता था, 2 पॉइंट चार्ज वहाँ याद करो R1 डिस्टेंस पे था, फिर R2 पे चला गया था, तो R1 पे था तो K Q1 Q2 बाई R1 ये हो गया था पोटेंशियल एनर्जी। जब R2 पे था तो K Q1 Q2 बाई R2 लिख दिए थे। बट यहाँ पे कैसे लिखें भाई, ये तो बताया भी नहीं गया है ना। तो इसमें तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हो सिस्टम का, क्योंकि देखो ना, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लेना होगा, है ना। रिंग का रेडियस वगैरह तुम्हें दिया रहेगा, रिंग का रेडियस है x, ठीक है, ये डिस्टेंस वगैरह तुम्हें दिया रहेगा सेंटर से। जैसे मान लो सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया, ए पॉइंट का R1 डिस्टेंस हो गया, और जो पॉइंट B है वो इसके एक्स सेंटर से R2 डिस्टेंस पे है ना। तो तुम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए, और इस पोटेंशियल एनर्जी बी को इस साइड लेकर आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, और इस काइनेटिक एनर्जी ए को इस साइड लेकर चले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, यानी डिफरेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Q इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू चेंज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, और ए पे तो ज़ीरो ही था क्योंकि रिलीज़ किया गया था, तो ए पे तो स्पीड क्या था, ज़ीरो, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या लिख देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या हो जाएगा, इस चार्ज पार्टिकल का मास, ठीक है। अब पोटेंशियल एट ए एंड बी तो हमें लिखना आता है, इस रिंग की वजह से पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या होगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, वो तो हमें लिखना आता है ना। तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर Q इंटू, चलिए स्टार्ट लिखते हैं, Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या लिखोगे, K Q अपॉन अंडर रूट, है ना, R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, x डिस्टेंस होता था, याद करो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर में x क्या होता था, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ पे R1 हमने ले रखा है, माइनस, ठीक है, पॉइंट B का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, तो K Q अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो R1 R2 सब दिया हुआ है, मास दिया रहेगा, तुम यहाँ से V कैलकुलेट कर लो। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कई जगह पर यहाँ पर जैसे मान लो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर वही एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट में तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना, जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। वहाँ से हम लोग वर्क डन वगैरह भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। तो जब भी वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या स्पीड, इन सब में तुम्हें फिर वही एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट और या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू इनटू डेल्टा भी, इन सब कॉन्सेप्ट पे सोचना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो चलो हमने रिंग की वजह से कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। उसी तरह से हमें यूनिफॉर्म डिस्क की वजह से कैलकुलेट करना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। और थोड़ा रिवीजन करते रहना, नहीं तो पहले जो चीज़ें पढ़े हो वो भूलते चले जाओगे। क्योंकि 12th के फिजिक्स में देखो चैप्टर ज़्यादा है नहीं, है ना, वो एनसीईआरटी में छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, बट जो ओवरऑल देखेंगे एक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फिर ऑप्टिक्स, फिर मोटर, बस इसी तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ ही दिनों में अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो जाने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी एक लंबा सा कह सकते हो कि पार्ट पोर्शन होता है। चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। अब आ जाओ जरा एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क बनाया जाए। मान लेते हैं ये है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। यहाँ पे याद हम लोग सिग्मा यूज़ करते हैं ना, चार्ज पर यूनिट एरिया का कॉन्सेप्ट। चलो, ये है अपना यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। इसके एक्सिस पे, है ना, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया रहेगा जहाँ पे कि तुम्हें कैलकुलेशन करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जैसे मान लो ये है वो पॉइंट जो कि इससे एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अब यदि हमें कैलकुलेट करना है तो क्या किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए। यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, या तो टोटल चार्ज दे देगा या तुम्हें चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा दे देगा। ये है चार्ज पर यूनिट एरिया। रिंग का रेडियस तुम्हें दे दिया जाएगा कि रिंग का जो रेडियस है आर, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। कैसे बताओगे, डिस्क का रेडियस आर दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमें रिंग की वजह से लिखना आता है ना। तो ऐसे केसेस में याद करो, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट पहले सेलेक्ट करते हैं, उस एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे लिखते हैं, देन फिर इंटीग्रेशन किया जाता है। तो डिस्क के केस में जो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं हम लोग, वो रिंग सेलेक्ट किया जाता है। क्योंकि तुम जब छोटे छोटे रिंग को कंबाइन करते चले जाओगे, जब तुम छोटे छोटे रिंग को क्या करोगे, कंबाइन करते चले जाओगे। जैसे मान लो हमने एक ये रिंग सेलेक्ट कर लिया, ये ऐसा है ना। जब हम इस तरह से रिंग, तुम्हें ऐसा सोचो कि छोटा सा रिंग तुमने सेंटर पे बनाया, अब रिंग के साइज़ को बड़ा करते जाओ, ऐसे ऐसे रिंग के साइज़ को बड़ा करते जाओ, तो फाइनली ये क्या होगा, ये डिस्क में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस केस में एलिमेंट क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, रिंग, ठीक है। अब जो हमने ये रिंग सेलेक्ट किया है, तो इस रिंग के कुछ डायमेंशन होंगे। जैसे रिंग का सबसे पहले रेडियस, चलो हमने रिंग का रेडियस मान लिया कि स्मॉल आर है, और एक होगा इस रिंग का थिकनेस, है ना, थिकनेस। जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया उस एलिमेंट का कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगा ही। थिकनेस हम मान लेते हैं डी आर, ठीक है।
चलो सबसे पहले तो जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया उस एलिमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एलिमेंट जो है एक रिंग है जिसका रेडियस r है और उसका जो थिकनेस है वो थिकनेस है dr। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रिंग की वजह से P पॉइंट पे लिखेंगे एंड देन इंटीग्रेशन होगा। ये तो प्रोसेस हमें पता है, बट इस रिंग की वजह से P पॉइंट पे लिखने के लिए हमें रिंग पे टोटल चार्ज पता होना चाहिए। अब इस रिंग पे टोटल चार्ज है कितना, कैसे पता चलेगा कि रिंग पे टोटल चार्ज कितना है? चार्ज पर यूनिट एरिया तो हमें दिया हुआ है, तो ये रिंग जो है वो इस डिस्क का कितना एरिया कवर किए हुए वो एरिया हमें पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? तो इस रिंग को ऐसे ओपन कर दो, ऐसे इस रिंग को एकदम ओपन कर दो, ऐसे सीधा ऐसे, है ना, बीच से कहीं से कट करके रिंग को ऐसे ओपन कर दिया। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ इस रिंग का लेंथ, सॉरी ये जो लेंथ होगा इसका, ये लेंथ कितना होना चाहिए? तो ये लेंथ तो वही होगा जो इसका सरकमफ्रेंस होगा रिंग का, और रिंग का सरकमफ्रेंस होता क्या है? 2 पाई इंटू आर। और ये जो विड्थ है जिसको तुम थिकनेस कह रहे थे, ये थिकनेस हमने कितना माना था? dr। तो सोचो ये एक रॉड की तरह हमें दिख रहा है, तो ये कितना एरिया कवर कर सकता है? तो इसका एरिया तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, लेंथ इंटू ये थिकनेस कर दो, क्या दे देगा तुम्हें? एरिया। तो ये रिंग कितना एरिया कवर कर रहा है डिस्क का, वो एरिया हमें तो मिल गया, है ना। ये जो एरिया कवर कर रहा है ये एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू dr। तो अब चार्ज कितना होगा इस रिंग पे? तो चार्ज पर यूनिट एरिया तो हमें दिया हुआ है सिग्मा। तो इस रिंग पे जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑन एलिमेंट, टोटल चार्ज ऑन एलिमेंट जो हमने रिंग सेलेक्ट किया है, वो टोटल चार्ज उसको dq मान लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई? तो ये चार्ज हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ रिंग, तो वो है 2 पाई r इंटू dr। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रिंग पाई आर स्क्वायर तुम सुने होगे, बट पाई आर स्क्वायर तो ये टोटल एरिया होता है। जैसे ये रिंग है तो पाई आर स्क्वायर तो इसके अंदर का टोटल एरिया हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें ये टोटल एरिया तो नहीं लेना है ना, हमें उतना ही एरिया लेना है जितना ये रिंग कवर कर रहा है, मतलब जितना तुम कह सकते हो पोर्शन उस डिस्क का ये रिंग कवर कर रहा है, क्योंकि उसी पोर्शन का हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ ये पोर्शन लेंगे, सिर्फ ये कह सकते हो सरकमफ्रेंस का थिकनेस, इसकी वजह से जितना ये पोर्शन कवर कर रहा होगा सिर्फ ये, अंदर का हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर का जो चार्ज होगा वो इसके सरकमफ्रेंस पे तो नहीं है ना, इसलिए। तो चलो इस तरह से हमने dq फाइंड कर लिया। अब इस dq की वजह से P पॉइंट पे कितना होगा? तो इसके रिंग का रेडियस पता ही है, डिस्टेंस x पता ही है, तो वहाँ पोटेंशियल कैसे लिख दोगे? तो k इंटू dq अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और इसी को जब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो टोटल पोटेंशियल P पॉइंट का मिल जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो dq का, तो 2 पाई सिग्मा r dr, तो 2 पाई सिग्मा k तो कांस्टेंट है, k को रहने दो, r dr अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये 2k सिग्मा ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई k इंटू सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ r dr अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कैसे इंटीग्रेट किया जाए इसको, क्या मेथड होना चाहिए? इंटीग्रेशन का लिमिट तो हमें पता है ना, रिंग का रेडियस r है, स्टार्ट करेंगे किस रेडियस से? एकदम 0 से, और इस रिंग के साइज़ को बढ़ाते जाना है कब तक? कैपिटल R तक, तो 0 to r। लेकिन अब इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए? तब यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक मेथड यूज करना होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको कहते हैं हम लोग। मेडिकल वाले बच्चों डेरिवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फाइनल रिजल्ट को तुम्हें याद करना है। वैसे इसका डेरिवेशन किसी के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 2k पाई सिग्मा
इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, 0 to r। अब देखो इसको कैसे, हमें ये रूट के अंदर आ गया, इस तरह का इंटीग्रेशन हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर एक मानते हैं कि इस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम मान लेते हैं जेड स्क्वायर, है ना। मानने का क्या है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, जेड स्क्वायर है। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, किसी भी टर्म, मान लो आर के टर्म में ही बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो एक्स तो कांस्टेंट टर्म है, वो तो सेंटर से उसका डिस्टेंस हो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। वेरिएबल कौन होगा, आर, और आर के साथ साथ जेड वेरी करेगा, है ना। अब ऐसा नहीं कर सकते हो कि आर वेरिएबल है और एक्स और जेड कांस्टेंट, तो फिर आर वेरिएबल कैसे होगा। एक्स कांस्टेंट है तो आर तो वेरिएबल है, ये स्मॉल, ये जो क्या है रेडियस ऑफ रिंग है, तो वो तो वेरी करेगा, है ना। रिंग का साइज तुम जैसे जैसे बड़ा करोगे रेडियस भी चेंज होता जाएगा, तो उसके साथ साथ जेड भी क्या होगा, वेरी करेगा, क्योंकि जेड एक्स और आर दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। तो बोथ साइड जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2r, हम r के टर्म में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, 2z और dz अपॉन dr, चेन रूल लगा दिए यहाँ पर, क्योंकि r के टर्म में दोनों साइड किए थे। अब इस dr को इस साइड लेकर आ जाओ, 2 और 2 को हटा ही दो, तो r dr इक्वल्स टू हो गया z dz, ठीक है, ओके। अब देखो इस इंटीग्रेशन को थोड़ा हमने आसान बना दिया। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, आर डी आर की जगह पर जेड डी जेड पुट कर देना है, 2k पाई सिग्मा रहने दो, आर डी आर की जगह पर जेड डी जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पर जेड स्क्वायर रूट लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, जेड, तो जेड और जेड कैंसिल, बचा क्या सिर्फ डी जेड, तो 2k पाई सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, देखो कितना सिंपल हो गया। डी का इंटीग्रेशन x होता है, डी वाई का इंटीग्रेशन y होता है, तो डी जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z। हाँ, लेकिन लिमिट फिर क्या पुट किया जाए, तो जो वेरिएबल होता है उसी के टर्म में लिमिट पुट करना होता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल r था तो हमने r के टर्म में लिमिट पुट किया था 0 to r, बट अब वेरिएबल यहाँ पर z है तो यहाँ लिमिट z के टर्म में पुट करना होगा। तो सोचो अपना जो इनिशियल लिमिट था स्मॉल r 0, तो स्मॉल r को 0 यदि तुम पुट करोगे इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यदि हम स्मॉल r को 0 पुट करते हैं, इफ़ r इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, x, और अपर लिमिट क्या है कैपिटल R, तो r इक्वल्स टू तुम इस तरह से r पुट कर दो, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, लिमिट ये हो गया r से ले x से लेकर z का लिमिट, लोअर लिमिट x, अपर लिमिट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस हम इंटीग्रेट कर दो। k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, चाहो तो पुट कर दो, तो 2 पाई सिग्मा k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और dz का इंटीग्रेशन z x से लेकर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, अपर लिमिट पुट करोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, यही आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बच्चा। अभी फार्मूला वगैरह तुम्हें याद रखना होगा। इसी तरह से क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी दिया जा सकता है, 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दे एक्सिस पे, या 2 पॉइंट के बीच एक चार्ज को मूव करा कर तुम्हें वर्क डन पूछ सकता है ना। तो ये फार्मूला पता होगा तभी तुम कैलकुलेशन वगैरह कर पाओगे। तो चलो हमने यूनिफॉर्म डिस्क भी कर लिया,
अब आगे बढ़ा जाए। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। पहले हम लोग करेंगे हॉलो स्फीयर, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हॉलो स्फीयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेशन। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। तो चलो सबसे पहले तो एक हॉलो स्फीयर बनाया जाए, है ना। सही नहीं बना। चलो ये है मान लो एक हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो वैसी बात है चार्ज कहाँ रह सकता है, तो सरफेस पे रह सकता है, और कहाँ रहेगा। तो ये इसके सरफेस पे चार्ज इस तरह से क्या किया हुआ बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो फाइनली इसका रिजल्ट ही इम्पॉर्टेंट है, बट डेरिवेशन इसका कुछ टफ है थोड़ा, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का यूज़ होगा, तो ध्यान से देखोगे तो ही डेरिवेशन समझ में आएगा, नहीं तो फिर डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखना। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट इसका फाइनल रिजल्ट होगा, डेरिवेशन का कहीं कोई यूज़ नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जाएगा इसका डेरिवेशन का। फिर भी देख लोगे तो थोड़ा समझ में आ गया तो अच्छा ही लगेगा। चल, तो सेंटर से डिफरेंट पॉइंट पे हमसे पूछा जाता है, तो वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कैलकुलेशन करते थे, इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट, है ना। तो चलो मान लो एक पॉइंट हम कहीं पे सिलेक्ट कर लेते हैं इस एक्सिस पे, एक पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, एक पॉइंट है P। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, टोटल चार्ज इस पे Q दिया हुआ है, ठीक है। इस स्फीयर का रेडियस तुम्हें दिया हुआ रहेगा कि स्फीयर का जो रेडियस है बच्चों R, है ना। तो बताओ P पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। ओके, तो अब स्फीयर की वजह से डायरेक्ट तो हमें लिखना आता नहीं है, तो कैसे लिखा जाए भाई। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, फिर से एक एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा। अब एलिमेंट कैसा सेलेक्ट किया जाए वो इम्पोर्टेंट है, तो अब इस बात को ध्यान से सुनो और जैसा कह रहे हैं उसको दिमाग में सेट करने की कोशिश करना। बच्चों इस केस में हम लोग एक रिंग सेलेक्ट करते हैं, हाँ घबराना मत, बात को सुनो पहले। हम लोग क्या करते हैं, एक रिंग सेलेक्ट करते हैं। रिंग भी कैसा, उस पर भी थोड़ा ध्यान दो कि रिंग कैसा बनेगा। ये रिंग कुछ ऐसा बनता है, यदि तुम इमेजिन कर पा रहे हो तो ये हम हाफ पोर्शन तुम्हें रिंग का दिखा रहे हैं, अदर हाफ पीछे की तरफ है। मतलब जब तुम इधर से ऐसे फ्रंट से देखोगे तब तुम्हें एक ऐसा रिंग दिखाई देगा, ऐसा। ये तुम इस साइड से फ्रंट से देखोगे तो, क्योंकि हम लोग एक साइड से देख रहे हैं इसलिए हमें ये हाफ पोर्शन रिंग का दिखाई दे रहा है। एक ऐसा रिंग हम बनाते हैं। अब रिंग क्यों लिए, तो बताए थे कि तुम्हें ऐसा एलिमेंट लेना है कि वैसे वैसे एलिमेंट का यूज़ करके तुम पूरा वो बॉडी कंस्ट्रक्ट कर सको। तो तुम सोचो कि एक छोटा सा रिंग यहाँ पर हम बनाते हैं, फिर रिंग के साइज़ को बढ़ाते जाओ ऐसे, है ना, थोड़ा शेप चेंज होता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब फिर यहाँ तक पहुँचेगा, मैक्सिमम साइज़ का रिंग तुम्हारा यहाँ पर होगा, डायमीटर जब होगा। फिर तुम इधर आते जाओ, रिंग के साइज़ को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यहाँ पहुँच गए फिर से, तो एक कंप्लीट तुम्हारा क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, है ना। ओके चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, वो एलिमेंट क्या है, रिंग है। तो जब एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि उस रिंग का रेडियस क्या होगा, रिंग पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो आ जाओ वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं।
जैसे ये पी पॉइंट तो सेंटर से दिया रहेगा कि ये पी पॉइंट जो है वो सेंटर से ये पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे बच्चों, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। एक तो हो गया रेडियस किसका, इस स्फीयर का रेडियस होगा, तो स्फीयर का रेडियस तो जो डिस्टेंस होगा यहाँ से सरकमफ्रेंस स्फीयर के किसी भी सरफेस से यहाँ सेंटर का जो डिस्टेंस होगा यही क्या कहलाएगा, रेडियस। ये तो स्फीयर का रेडियस हो गया। रिंग का रेडियस क्या होगा, तो ये होगा रिंग का रेडियस, है ना। चलो इसको मान लेते हैं कि ये स्मॉल आर है, देखेंगे उसका वैल्यू क्या आता है। अब देखो जो हमने रिंग सेलेक्ट किया, तो ये रिंग तो कहीं भी सिलेक्ट कर सकते थे, ये रिंग को किस लोकेशन पे सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ हम कह देंगे कि स्मॉल आर रेडियस का रिंग है तो वो रिंग तो इधर भी बन जाएगा स्मॉल आर रेडियस का। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक और रेफरेंस लेना पड़ता है, वो ये कि हमने रिंग जो सिलेक्ट किया है वो थीटा एंगल पर जाकर, ये जो तुम्हारा ये पोर्शन है ये थीटा एंगल पर जाकर हमने, है ना, ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है ये एंगल क्या है, थीटा। और ये जो रिंग यहाँ एंगल बना रहा होगा सेंटर पे, ये जो एंगल है ये एंगल है बच्चों डी थीटा। क्या ये बात क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं, इसलिए तो फिर से हम डायग्राम थोड़ा सा इधर बना देते हैं। देखो ये जो रिंग का पोर्शन था ये स्फीयर का पोर्शन है, यहाँ पे स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। तो हमने रिंग कुछ ऐसे बनाया है, हमने जो रिंग बनाया है वो कुछ ऐसा है। एक सेकेंड इस स्फीयर को कंप्लीट कर लेने दो, ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखना। हमने रिंग कुछ ऐसा बनाया, देखो जो ये है अपना रिंग। थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा साइज बना रहे हैं ताकि तुम्हें क्लियरली दिखाई दे। और हमने एक रेफरेंस लाइन लिया है ये एक्सिस, तो इस रेफरेंस लाइन से हमने माना कि ये जो रिंग का ये पोर्शन है ये कुछ ऐसे, ये जो एंगल है ये थीटा एंगल पे है, ये जो पोर्शन है ये एंगल है कितना, थीटा एंगल पे है। और ये जो रिंग का भी जो रिंग हमने बनाया है इसका भी कुछ अपना थिकनेस है, तो इस थिकनेस की वजह से भी एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा। देखो ये एंगल, और इस एंगल को हमने माना कितना बना रहा है ये डी थीटा, ठीक है। तो ये जो रिंग का ये थिकनेस हो जाएगा, ये थिकनेस हो जाएगा कितना, आर डी थीटा। ये थिकनेस रिंग का क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, है ना। ये जो रिंग का थिकनेस हो जाएगा आर डी थीटा। और यदि हम बात करें इस रिंग के इस रेडियस का, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, तो सोचो ये लेंथ आर है, जैसे ये लेंथ आर है तो यहाँ पर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बना लोगे, तो ये आर, तो ये जो लेंथ होगा देखो ये बेस, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये जो है ये तुम्हारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हो जाएगा आर साइन थीटा। और इसी को तुम रेडियस ऑफ रिंग कह रहे हो। अपने रिंग का रेडियस जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है ये आर साइन थीटा है, ठीक है। तो ये जो रेडियस ऑफ रिंग है ये है आर साइन थीटा, और जो इसका थिकनेस है ये आर डी थीटा। तो जब हम इस रिंग को ओपन करेंगे, जब हम इस रिंग को ऐसे ओपन करेंगे, एक सेकंड, इस रिंग को जब ओपन किया जाएगा इस तरह से, है ना, जब इस तरह से इस रिंग को ओपन किया जाएगा तो इस रिंग का लेंथ क्या होगा, तो लेंथ तो वही सरकमफ्रेंस 2 पाई इंटू रेडियस। तो इस रिंग का रेडियस तो अभी हम लोगों ने देखा, अपने रिंग का रेडियस कितना है आर साइन थीटा, तो 2 पाई आर साइन थीटा ये है इसका लेंथ। इसका थिकनेस, ये थिकनेस कितना है भाई, तो आर डी थीटा, ये थिकनेस कितना है आर डी थीटा। तो यहाँ से रिंग का हम क्या निकाल सकते हैं,
एरिया, रिंग का क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एरिया। अब एरिया क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल चार्ज Q है ये तो इसके पूरे एरिया पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड यानी सरफेस एरिया पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो DQ चार्ज होगा, चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग, कैसे निकालोगे, तो टोटल चार्ज Q और टोटल एरिया कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो 4πr², सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर, इनटू एरिया ऑफ रिंग क्या लिख दोगे, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ है 2πr sin थीटा इंटू RD थीटा। तो यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, कैंसिल क्या हो रहा है तो देखो ये R और R मिलके r² बना के इसे कैंसिल, 2π से 4π 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आया Q/2 sin थीटा इंटू D थीटा, इतना इस रिंग पे क्या होगा, चार्ज होगा। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बता ही रहे थे तुम्हें कि इसका डेरिवेशन बहुत ही टफ है, आसान नहीं होता है, इसलिए बहुत कम ही बुक में तुम्हें इसका डेरिवेशन देखने को मिलेगा, बहुत कम बुक में तुम्हें इसका डेरिवेशन मिलेगा, बहुत ही कम बुक में, है ना। ओके चलो तो ठीक है यहाँ तक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनो अब कैलकुलेशन कैसे करना है, इसके बाद रिंग पे चार्ज पता चल गया हमें। अब P पॉइंट पे रिंग के सेंटर से डिस्टेंस है ना, तो सेंटर से डिस्टेंस, या याद करो रिंग के केस में जब पोटेंशियल लिखते हैं तो रिंग के सेंटर से डिस्टेंस या रिंग के सरकमफ्रेंस से भी डिस्टेंस पता हो तो भी लिख सकते हैं। देखो KQ/, ये R क्या होता था, इसके सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस, ये याद आ रहा है, इसको हम लोग क्या मानते थे, ये R, ठीक है। तो चलो अब इसके सरकमफ्रेंस से मतलब इस पॉइंट से, यहाँ से इस सरकमफ्रेंस से रिंग के इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसे कुछ मानना पड़ेगा। स्मॉल r को तो हमने इसका रिंग का रेडियस मान लिया है, तो इस डिस्टेंस को चलो हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं L है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसको हम मान लेते हैं क्या, ये L है, ये डिस्टेंस x, ये r, ठीक है। चलो ये सेंटर O, ये P, इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं A, ठीक है। तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। खैर चलो ट्रायंगल की बात बाद में करेंगे। अब आते हैं पहले P पॉइंट पे इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे लिखेंगे बच्चों, K इंटू चार्ज इस रिंग पे DQ और इसके सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस L, तो K DQ/L। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया भाई साहब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, है ना। तो उस एलिमेंट्री रिंग की वजह से पहले हम लिखना है, तो एलिमेंट्री रिंग की वजह से तो चलो इसको DVP कह सकते हो, तो K DQ है ना अपॉन L, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा पॉइंट P पे। तो ठीक है K DQ/L, तो DQ का वैल्यू पहले पुट करना होगा, तो आज ज़रा DQ का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो K DQ आया था कितना, देख लेना, Q/2 sin थीटा इंटू D थीटा अपॉन L। अब ये KQ/2 को तो बाहर ही निकाल दो, कांस्टेंट टर्म है, तो KQ/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इंटू D थीटा अपॉन L। अब यहाँ फिर से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है तो देखो, है ना। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि यहाँ पे दो वेरिएबल हो गया, थीटा भी एक वेरिएबल है, ठीक है, थीटा भी एक वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल क्या है, L भी कांस्टेंट नहीं है। ध्यान से देखो, अलग अलग रिंग लोगे तो उसके सरकमफ्रेंस से P पॉइंट का डिस्टेंस तो अलग अलग होगा ना, तो L भी वेरिएबल है ना, L भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है।
तो एक इंटीग्रेशन दो वेरिएबल कैलकुलेशन तो पॉसिबल नहीं है। जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं अच्छे लेवल पे उनको पता होगा। तो अब कैसे, तो ऐसे कैसे हम लोग क्या करते हैं कि वो दोनों वेरिएबल के बीच आपस में एक रिलेशन फाइंड करते हैं और वहाँ से एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में पुट करके और फाइनली पूरे इक्वेशन को एक वेरिएबल के टर्म में लिखना होता है। तो अब थीटा और एल में रिलेशन कैसे लेकर आएगा, तो ये ट्रायंगल आधा OAP ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल AOP। अब देखो ये ट्रायंगल का बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी तुमसे यूज़ कराएगा, शायद ही किसी को ये याद हो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। OPA, ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ x है, ये लेंथ r है और ये लेंथ l है। तो जब एक ट्रायंगल हम बनाते हैं ABC, देखो ABC और ये एंगल यदि थीटा होता है तो इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। रिलेशन कुछ ऐसा होता है, a² + b² - c² = 2ab cos थीटा, कोसाइन रूल कहते हैं इसको, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड करो r, x और l में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, r² + x² - l² = 2rx cos थीटा। ये आया रिलेशन। यहाँ तो साइन थीटा डी थीटा है, तो क्या किया जाए, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा के टर्म में। तो r तो कांस्टेंट टर्म डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, x भी कांस्टेंट टर्म डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, l वेरिएबल है तो 2l, और चूंकि चेन रूल लगाना होगा थीटा के टर्म में कर रहे हैं तो इसको dl/d थीटा लिखना होगा, = 2rx, सब कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन इधर लिख दो इंटू साइन थीटा, डी थीटा को इस साइड लेके आ जाना, ये -2 कैंसिल कर देना, तो ये इक्वेशन बचेगा l dl इस साइड इक्वल्स टू इधर क्या होगा बच्चों, 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा ये rx साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, है कि नहीं। तो चलो साइन थीटा डी थीटा यहाँ से तो कैलकुलेट कर लोगे। अब साइन थीटा इंटू डी थीटा = l dl अपॉन rx, l dl अपॉन rx। अब तो ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे तो साइन थीटा हट जाएगा, सिर्फ एल के टर्म में आ जाएगा इक्वेशन। तो चलो पुट किया जाए, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं बच्चों, याद रखो एक्सप्रेशन क्या था, KQ/2 इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बाई एल, तो साइन थीटा डी थीटा की जगह पे तुम पुट करोगे क्या, l dl अपॉन rx, l dl अपॉन rx और नीचे l, l से l तो कैंसिल हो जाएगा, तो KQ rx को बाहर ही लेकर चले जाओ, तो KQ अपॉन 2rx इंटीग्रेशन ऑफ dl, वो बड़ा ही सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आ गया। dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l। अब बात आता है लिमिट का। अब यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा, ये l है क्या, तो जो रिंग हम बना रहे हैं उस रिंग के सरकमफ्रेंस से P पॉइंट का डिस्टेंस है l। चलिए ये बात समझ गए, तो आते हैं यहाँ पर, ये है अपना स्फीयर, ये है अपना स्फीयर, ये है इसका सेंटर। अब रिंग हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है, तो वो जो P पॉइंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो P पॉइंट जो है वो रिंग के सरकमफ्रेंस से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। तो चलो मान लो एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दो, एक्सिस ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक, सेंटर से पास होगा, ये एक्सिस, ठीक है। अब जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो 2 पॉइंट लेना होता था, एक बार लेते थे इनसाइड और एक बार आउटसाइड पॉइंट।
तो यदि हम इनसाइड पॉइंट लेते हैं तो इनसाइड पॉइंट का मतलब कि जो पॉइंट P होगा वो अंदर ही कहीं होगा। तो पॉइंट P यदि मान लो कहीं इनसाइड है, जैसे मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ सेंटर से कितने डिस्टेंस है बच्चों? सेंटर से डिस्टेंस हमेशा क्या रखना है? x। ठीक, अब सोचो जो तुम रिंग बनाना स्टार्ट किए थे, है ना, तो रिंग बनाना जो तुम स्टार्ट किए थे, तो रिंग बनाना स्टार्ट कहाँ से करोगे? देखो ध्यान से, ये रिंग तुमने थीटा एंगल पे लिया था, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था। वैसे रिंग यदि हमें पूरे स्फीयर को कवर करना है तो रिंग सोचो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इस पोर्शन से। देखो रिंग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे रिंग ऐसे बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे रिंग ऐसे बड़ा होता जाएगा, देखो बड़ा होता जाएगा, ऐसे बड़ा होते होते फिर यहाँ से छोटा होना शुरू होगा रिंग, है ना, ऐसे रिंग छोटा होना शुरू होगा, छोटा होना शुरू होगा, छोटा, और फाइनली यहाँ पहुँच जाएगा। तो पूरा का पूरा स्फीयर कवर होगा, मतलब रिंग स्टार्ट यहाँ से बनाना किया जाएगा और ख़त्म यहाँ पे किया जाएगा, तब जाकर पूरा स्फीयर क्या होगा? कवर होगा। ठीक है, तो लिमिट जो लेंगे, तो रिंग यदि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो बनाना इस पॉइंट से, तो सरकमफ्रेंस इसी पॉइंट पे होगा। तो P पॉइंट का जो डिस्टेंस देखना होगा वो इस पॉइंट से देखना होगा इनिशियल लिमिट के लिए। ठीक है, तो आ जाओ, यदि पॉइंट इनसाइड लेते हैं और चूँकि पहला रिंग यहाँ पर बनाओगे ऐसे, तो इसके सरकमफ्रेंस से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो यही हो जाएगा, यही है वो L। तो सोचो ये पूरा रेडियस R है और ये x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R माइनस एक्स। और ये रिंग का साइज बड़ा होते 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 जो अपर लिमिट पहुंचेगा वो यहाँ पहुंचेगा, इस यहाँ फाइनल रिंग तुम यहाँ बनाओगे। तो इसके सरकमफ्रेंस से यदि तुम P पॉइंट का डिस्टेंस देखो तो ये हो गया, ये डिस्टेंस कितना है? तो R प्लस एक्स। मतलब जो L का लिमिट होगा इनसाइड पॉइंट के लिए, L का लिमिट हो जाएगा R माइनस एक्स से लेकर R प्लस एक्स। तो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल आएगा KQ अपॉन 2RX इंटीग्रेशन लिमिट R माइनस एक्स से लेकर R प्लस एक्स DL। अब DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? L। तो KQ अपॉन 2RX R माइनस एक्स से लेकर R प्लस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, देखो क्या आ रहा है वैल्यू? KQ बाई 2RX R प्लस एक्स माइनस R माइनस एक्स। तो R तो कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 2x 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा KQ अपॉन R। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया KQ अपॉन R। तुम ध्यान से देखो तो इस एक्सप्रेशन में कहीं x है ही नहीं, R तो क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्फीयर के इनसाइड कहीं भी पोटेंशियल जो है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के रेडियस से। स्फीयर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस सेंटर से उसके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? तो रेडियस पे। मतलब पॉइंट तुम कहीं भी लेते, पॉइंट यहाँ भी लेते या पॉइंट यहाँ भी लेते, तो पोटेंशियल क्या आता है? KQ बाई R, यानी कि कांस्टेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसाइड हॉलोस्फीयर, इनसाइड अ हॉलोस्फीयर या कह सकते हो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलोस्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम एवरीवेयर, है ना। हर एक पॉइंट पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा बच्चों? सेम ही मिलेगा। हॉलोस्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना, क्या है? हॉलोस्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इसके कहीं भी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 हर जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? सेम होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? तो KQ अपॉन रेडियस ऑफ रिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलोस्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हर एक पॉइंट पे 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे क्या होता है?
ज़ीरो होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, के क्यू बाई आर कॉन्स्टेंट आया। तो ये 2 पॉइंट एकदम माइंड में हमेशा होना चाहिए कि कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है तो इनसाइड यदि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो हॉलो स्फीयर के अंदर यदि कोई चार्ज नहीं है, चार्ज यदि सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनसाइड पॉइंट पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होगा, कांस्टेंट होगा। और वैल्यू क्या होगा, तो के क्यू अपॉन आर, मतलब वही वैल्यू जो उसके सरफेस पे होता है। मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक एक ही वैल्यू मिलता है, क्या, के क्यू बाई आर इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर बच्चों, इनसाइड पॉइंट पे। अब बात करें यदि हम आउटसाइड पॉइंट का, आउटसाइड पॉइंट पे क्या होता है। आउटसाइड पॉइंट तो चलो बनाओ, हॉलो स्फीयर लिमिट ही तो पुट करना है बाकी सब तो क्लियर ही है, बस लिमिट पुट करना है। तो जब हम आउटसाइड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं P, यहाँ पे कहीं, चलो यहाँ है वो P, कॉन्सेप्ट वैसा ही चलेगा। हमें पहला रिंग यहाँ बनाना होता है, तो यही है वो डिस्टेंस सरकमफ्रेंस का। तो x क्या होता था बच्चों, याद करो, x होता था सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ये है x। और l क्या था, रिंग जो हम जो रिंग हम बनाते हैं उस रिंग के सरकमफ्रेंस से इस P पॉइंट का डिस्टेंस। तो सबसे स्मॉलर रिंग तो यहाँ बनाओगे, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो x माइनस आर, क्योंकि ये रेडियस r हो गया। और जो फाइनल रिंग बनाओगे वो यहाँ पर बनाओगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, x प्लस आर। तो इस बार लिमिट रखना है x माइनस आर से x प्लस आर, पिछली बार था r माइनस एक्स से r प्लस एक्स। तो P पॉइंट पे जो कि आउटसाइड पॉइंट है, के क्यू अपॉन 2rx इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम x माइनस आर टू x प्लस आर। तो dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा, के क्यू अपॉन 2rx अपर लिमिट x प्लस आर माइनस लोअर लिमिट x माइनस आर। तो इस बार देखो x और x कैंसिल, r प्लस आर 2r, तो 2r से 2r कैंसिल, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया के क्यू अपॉन एक्स। पोटेंशियल एट पॉइंट P आ गया बच्चों के क्यू अपॉन एक्स। ये तो वैसा ही आ गया कि इस पूरे चार्ज को, जो कि यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यदि इस पूरे चार्ज को हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर लेते, है ना, एक पॉइंट चार्ज मान लेते इस पूरे चार्ज को सेंटर पे, तो भी हम P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लिखते, के क्यू बाई एक्स। तो ऐसा ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी हुआ था। याद करो, हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, आउटसाइड पॉइंट पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि फाइंड करना है तो क्या करना होता है, पूरे चार्ज को उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर लेना है, और सेंटर से जो डिस्टेंस होगा तो वहाँ से पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा दोगे, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए के क्यू अपॉन एक्स। मतलब हॉलो स्फीयर हो सॉलिड स्फीयर हो, आउटसाइड पे निकालना है पोटेंशियल या इंटेंसिटी, तो बस उसको पॉइंट चार्ज मान लो, सेंटर पे रख दो और कैलकुलेट कर लो। इनसाइड पे निकालना है तो हॉलो स्फीयर है, तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह पे कांस्टेंट के क्यू बाई आर। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना सकते हो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ग्राफ बनाकर दिखाया था तुम्हें, हॉलो स्फीयर के केस में भी और सॉलिड स्फीयर के भी केस में बनाया था। तो वैसे अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक्स का ग्राफ बनेगा इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से लेकर आर तक, सरफेस तक, तो पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है, यदि v कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन, कैसा जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। क्या हो रहा है भाई,
ऐसा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, है ना, एकदम कांस्टेंट। कहाँ तक ऐसा चलता है? तो ऐसा चलता है अप टू डिस्टेंस r, क्योंकि r से बाहर निकलते ही तो फिर ये 1/x का फॉर्मूला मतलब घटना शुरू हो जाएगा x के साथ। तो r से मतलब सरफेस से जैसे ही बाहर निकले कि आउटसाइड में तो पोटेंशियल घटना शुरू हो जाएगा 1/x लॉ से, है ना। तो ये है वही x इक्वल्स टू r वाला पॉइंट। और इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट रहता है और वैल्यू क्या रहता है KQ/R। और इधर तो पोटेंशियल 1/x लॉ से घटता चला जाएगा, इन्फिनिटी पे जाकर 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनता है किसके केस में? हॉलोस्फीयर के लिए पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ। हॉलोस्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ यदि तुम देखे होगे तो उसमें बस ये पोर्शन मिसिंग था, क्योंकि इनसाइड पे तो कोई फील्ड होता ही नहीं था ना, तो बस ये पोर्शन नहीं था। आगे का ग्राफ ऐसा ही था, लेकिन वो 1/x² लॉ से घटता है ना, थोड़ा सा शेप में डिफरेंस होता है, दिखने में एक जैसा लगता है। चलो, तो इस तरह से आज हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया हॉलोस्फीयर के केस में। अब नेक्स्ट क्लास में तुम्हें सॉलिड स्फीयर का कैलकुलेशन करके फिर पोटेंशियल का लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। अब ज़्यादा दिन नहीं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट ही होने वाला है, 3-4 क्लासेज और होंगे, तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे।